नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम ट्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि हम लोगों ने लेबर लॉ की क्लास को एक्ट में दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी श्रमिक के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसे कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपना अगला एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है द एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो अपना एक्ट है उसका नाम है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। ठीक है दोस्तों, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो सबसे पहली बात दोस्तों, पहला क्वेश्चन कि ये एक्ट कब आया था। तो दोस्तों ये पता हो गया 1948। अभी डेट है, मैं डेट याद कराऊंगा, अभी निश्चिंत रहिएगा। बस मोटा मोटी बात इतना समझ लीजिए कि 1948 में आया हुआ था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि किसी भी एक्ट के लाने के पीछे एक बैकग्राउंड होता है दोस्तों, कुछ कारण होते हैं बैकग्राउंड में, तो उस बात को हम समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम पाते क्या है दोस्तों कि इससे पहले जो हम लोगों ने एक्ट पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 पढ़ा हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1923 पढ़ा हुआ था। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, इस एक्ट में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एम्प्लॉय को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये क्या कहीं ना कहीं लिमिटेड था। किस प्रोविजन के साथ? केवल और केवल एक्सीडेंट की बात करता था। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन देखिए ये तब है जब श्रमिक उस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है और वर्क के दौरान उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है। इतनी बात समझे थे। लेकिन क्या कैजुअलिटी ही एक प्रॉब्लम है? नहीं। तो दोस्तों पाते हैं कि अगर बीमारी की मतलब कोई श्रमिक किसी गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित हो जाता है तो उसे क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो पाते हैं इस एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब इंडस्ट्री में बहुत सारे महिलाएं काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब महिलाओं के साथ मैटरनिटी का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ? ठीक है, अब देखिए अगर कोई महिला मैटरनिटी के कंडीशन में आती है दोस्तों, तो हम पाते हैं जो एम्प्लॉयर है वो इनको सैलरी देने से मना करता है। कहता है कि आप काम पे नहीं आ रहे हैं तो इसलिए आपको सैलरी नहीं मिलेगी। समझ में आया नहीं दोस्तों? तो महिला और किसी भी बीमारी के कंडीशन में जो श्रमिक है उसके अधिकार लिमिटेड हो जाते हैं, मतलब उसके राइट लिमिटेड हो जाते हैं। समझ में आया। अब उसे आवश्यकता तो इन सब चीजों की है। क्या एक बात बताइए, अगर बीमारी के कंडीशन में कोई एम्प्लॉय है, अगर वो बीमारी किसी प्रॉब्लम से इलनेस की कंडीशन में आ जाता है तो उसे अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो अपने भविष्य को कैसे सुधारेगा? नहीं सुधार सकता। अगर महिला मैटरनिटी, जो सबसे खास बात है महिलाओं के लिए भाई, और कोई तो किसी के साथ पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ये तो यार नेचर का देन है। तो उस नेचर के देन के साथ अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो गलत बात होगी कि नहीं होगी? कि यार मैटरनिटी की कंडीशन में अगर उसकी नौकरी चली जाएगी या उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कैसे काम कर पाएगी, अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर समझ पाएगी? तो इन सब बातों को ध्यान में रखा गया। समझ में आया दोस्तों? तो जो इधर इस वाले एक्ट में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ने इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं इस बातों को ध्यान में रख के इस एक्ट पे हम लोग आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी कैसे आएंगे मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा इसकी। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है ना कि पिछले वाले एक्ट में इन सब तरीके के प्रोविजन नहीं थे। उन प्रोविजनों को देने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के साथ वेलफेयर की बात करेगा। अगर ये चीजें, ये सुविधाएं इन लोगों को नहीं मिलेंगी, मतलब श्रमिकों एम्प्लॉय को नहीं मिलेंगी, तो क्या वो एम्प्लॉय अपने आप को सिक्योर समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। समझ गया कि नहीं समझ में आया? ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान देना दोस्तों, इतनी बात तो हम समझ गए दोस्तों कि कहीं न कहीं इन स्पेशल कंडीशन में
जो एम्प्लॉयर था वो एम्प्लॉय को सैलरी देने से मना कर देता था, डिनाई करता था कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे। तो देखो दोस्तों, इसी दौर में, इसी टाइम में हमें पता है दोस्तों, ILO का गठन हो चुका है। कई बार बताया जा रहा है, इस डेट को याद रखिएगा, 1919 में हुआ था। ठीक है, अब ये जो संस्था है दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड में मजदूरों के हित की बात करेगी, मतलब जो एम्प्लॉय है उनके इंटरेस्ट की बात करेगी। अगर इंटरेस्ट की बात करेगी तो कहीं ना कहीं उनके वेलफेयर की बात करेगी कि नहीं करेगी दोस्तों? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखिए, वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल एक्सीडेंट के कंडीशन तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों। ठीक है, केवल एक्सीडेंट के कंडीशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उससे आगे तक है, उससे बड़ी कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के कंडीशन में नहीं भी है, फिर भी उसे अपने कार्य को करने में समस्या आती है, कि मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसको, उसके वर्क को करने में, तो उसे सुविधाएं देने की बात करेगा कि नहीं करेगा? तो ILO में पहली बार इस तरीके की बातें उठी। अब ये सब बातें जब आगे बढ़ी, ILO विभिन्न कन्वेंशन में इन तरीके की बातों को आगे बढ़ाता है और उसको वर्ल्ड लेवल पे लागू करने का प्रयास करेगा। जब प्रयास करेगा तो दुनिया के बहुत सारे देश इन सब बातों को एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब एडॉप्ट कर लिए दोस्तों, तो इंडिया में भी बात उठेगी। क्यों? रीजन क्या है? देखिए, जो ये 1919 का दौर था ना दोस्तों, जो 1919 का दौर था, ये कहीं ना कहीं जो नेशनल मूवमेंट अपना चल रहा था, वो बहुत ही मतलब मैच्योर कंडीशन में हो गया था। तो हर तरह के लोग थे, कि बहुत सारे मतलब बुद्धिजीवी थे कि जो बात करते थे वर्ल्ड लेवल के इंडिया में, और हर तरह की सुविधा देने का प्रयास करते थे। ठीक है दोस्तों, और अपने बात को, अपने मुद्दे को वो रखते थे। समझ गए दोस्तों? तो इन लोगों ने भी डिमांड किया कि इंडिया के अंतर्गत भी जो श्रमिक है, जो एम्प्लॉय है, चाहे वो मेन हो या वोमेन हो, मेन हो या वोमेन हो, उन सब की स्थिति को सुधारा जाए, तभी हम विकास कर पाएंगे, तभी हम डेवलप हो पाएंगे। समझ आए दोस्तों? तो इन सब बातों का इंपैक्ट पड़ा किस पे? गवर्नमेंट पे। अब हम दोस्तों पहली ही क्लास में पढ़े थे कि कोई भी लेबर लॉ अगर उसे बनाया जाएगा या उसे डेवलप किया जाएगा, तो उसकी जिम्मेवारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इन सब बातों को ध्यान में रख के कार्य को आगे बढ़ाती है, मतलब रूल्स बनाने के लिए आगे चलती है, सोचती है, विचार करती है। अब विचार करती है दोस्तों, तो विचार करने के साथ वो सबसे पहले एक कमेटी का गठन करेगी। ठीक है दोस्तों, वो व्हीटले के अध्यक्षता में 1929 में शाही कमेटी गठन करती है, द रॉयल कमीशन जिसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रॉयल कमीशन जब गठित होता है तो वो अपनी रिपोर्ट दिया 1931 में। मतलब ध्यान देना इधर, जो रॉयल कमीशन था वो 1929 में गठित होता है। ठीक है, 1931 में अपनी रिपोर्ट देता है। अब देखिए दोस्तों, वो रिपोर्ट में बात करेगा कि जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय है, उसे हेल्थ के कंडीशन में अगर उसकी हेल्थ खराब होती है तो कहीं ना कहीं उसे हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। समझ आया नहीं समझ में आया दोस्तों? कि मतलब रॉयल कमीशन जो 1929 में गठित हुआ था, उसने 1931 में अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय है उसे हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। समझ में आया नहीं समझ में आया दोस्तों? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए दोस्तों, तो गवर्नमेंट तुरंत तो करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर इंश्योरेंस देंगे, और उस समय हमें पता था ब्रिटिश नियोजक ही इंडिया में इन्वेस्ट करते थे,
कि मतलब जो ब्रिटिश एम्प्लॉयर है वही उन्हीं का इम्पैक्ट था इंडिया में बड़े लेवल पे। ठीक है, तो उनकी साठगांठ अपने में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर की। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ती है दोस्तों, और एक दौर आता है 1943। कहां पहुंचते हैं हम लोग? 1943। अब दोस्तों 1943 में अदाकर कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस की बात करेगी। और जब ये अपना रिपोर्ट देती है, मतलब अदाकर कमेटी अपना रिपोर्ट 1944 में दे रही है। जब अदाकर कमेटी अपना रिपोर्ट देती है तो उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट द्वारा आईएलओ के दो विशेषज्ञ की आईएलओ के दो मतलब विशेषज्ञ थे जो स्पेशलिस्ट थे, उनको ये रिपोर्ट दी जाती है कि आप इसको स्टडी करिए और स्टडी करके ये बताइए कि क्या इन चीजों की आवश्यकता है कि नहीं है। अब एक बार बताइए, अभी तक आवश्यकता की बात करेंगे तो पाते क्या है कि वो जो दो स्पेशलिस्ट होते हैं, मैं नाम याद करा दूंगा इनका, निश्चिंत रहना दोस्तों। ठीक है, ठीक है, उसमें एक होते हैं मॉरिस स्टॉक और एक होते हैं रघुनाथ राव। मतलब दो लोग होते हैं, मॉरिस स्टॉक और रघुनाथ राव। अब इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को मतलब जो भी अदाकर कमेटी की रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे उस रिपोर्ट में कुछ अमेंडमेंट किए और अमेंडमेंट करके वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिए। और जब गवर्नमेंट को दिए दोस्तों तो इसी रिपोर्ट के बेसिस पे 19 अप्रैल 1948 को द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया। मतलब इसके बैकग्राउंड को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताइए दोस्तों। समझ गए? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, अब ध्यान देना और ध्यान से समझना चीजों को। अब देखिए दोस्तों, कुछ नाम हम यहां पाते हैं। ठीक है, उस नाम को हमको याद करना होगा, दिमाग में बैठाना होगा चीजों को। साथ में हम डेट पाते हैं। ठीक है, नाम पाते हैं और डेट पाते हैं। तो दो फैक्ट है अपने पास। ठीक है, कुछ नेम वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ नेम वाला कॉन्सेप्ट है, उसको मैं याद करा दूंगा। अभी आपको कोड बता देता हूं कैसे मैं बनाया हूं। और कुछ डेट वाली बात है। तो देखिए दोस्तों, 19 अप्रैल 1948 को इस एक्ट को बनाया गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब इसे याद करना, कैसे याद रखना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ इतना को आपको पढ़ना है। किसको पढ़ना है? 1948 को। भाई इसको तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझिए बात को। अगर हम इस तरीके से 19 अप्रैल, ठीक है, मतलब ये जो चौथा महीना है अप्रैल को बताएगा, ये डेट को बताएगा, और ये जो 8 है वो कहीं ना कहीं 48 को बताएगा। मतलब बात को समझिए कि जो वही है 1948 है, जो 1948 है, इसी को ब्रेक करके हम इसके डेट को निकाल सकते हैं। और डेट को निकालेंगे कैसे? जो 19 है दोस्तों वो डेट हो गई, साथ में जो ये 4 है दोस्तों वो उसका मंथ हो गया, और 8 है। तो हमें दिमाग में इतना बैठा लेना है दोस्तों कि आजादी के बाद इंश्योरेंस देंगे, आजादी के बाद इंश्योरेंस देंगे। समझ में आया नहीं समझ में आया? क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई दिक्कत? अब डेट याद कर लेंगे कि नहीं याद कर लेंगे? हो जाएगा? एक बार और बता देता हूं कि जो 1948 है उसी को दिमाग में रखना है। 1948 में सबसे पहले 19 उसका डेट आ गया, उसके बाद उसका मंथ आएगा। मंथ आने पे हम देखते हैं 4, चौथा महीना कौन सा पड़ता है? वो होता है दोस्तों अप्रैल, और बाद में 8 है तो वो 1948 है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हुए हम पाते हैं दोस्तों, ये जो नेम है,
अभी मैं आगे इसको समझाऊंगा अच्छे से, यहां याद कराने के कोड बता देता हूं। तो हम सबसे पहले विटले पाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अदाकर सर का नाम पाते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉरिस स्टॉक है, मॉरिस स्टॉक है और रघुनाथ राव है, एक साथ दोनों लोग। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना, जो विटले कमेटी थी वो न कहीं हेल्थ की बात की थी, हेल्थ इंश्योरेंस की बात की थी नहीं की थी। अब देखो, हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात की है तो हम कैसे कहेंगे कि ये जो कमेटी थी वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, समझे नहीं समझे। अब देखो, ये जो गवर्नमेंट है इसको डॉक्टर समझना है, क्या समझना है, डॉक्टर, कि डॉक्टर के पास विटले नामक व्यक्ति आया, अदाकर मतलब विटले आया, जो क्या था, MR था। मतलब हम कभी नहीं बोलेंगे, MR का मतलब समझ रहे हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जो किस तरीके से अपनी रिपोर्ट दी थी। अब बनाई शाही कमेटी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता विटले करते थे, और विटले कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस की बात किए थे, क्लियर है। तो उसको उसी से जोड़ दिया। देखो यार, याद करने की सब ट्रिक है, कोई बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, सब ट्रिक है, जिसको जिस तरीके से समझ में, आप ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर लीजिए, जिस तरीके से अपने हिसाब से। लेकिन मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए जो मेरा दिमाग काम किया मैं आपको बता दिया, क्लियर है, कि विटले नामक एक व्यक्ति है जो आता है, अदाकर, ठीक है। उसका मॉरिस स्टॉक है, उसका M ले लिया, ठीक है, और R है रघुनाथ राव, उसका R ले लिया, कि विटले नामक व्यक्ति जो आता है किसके पास, सरकार के पास, और वो क्या होता है, MR होता है, मॉरिस स्टॉक और रघुनाथ राव। क्लियर है बात, समझ में आ गया इतना, आगे बढ़ा जाए। तो डेट याद कर लिए और जो 4 नाम है वो याद कर लिए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के इस एक्ट को समझते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है, वो सोशल असिस्टेंस की बात करेगा, मतलब सहायता की बात करेगा। मतलब जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है वो कहीं ना कहीं सोशल असिस्टेंस की बात करेगा, और जो ये अपना एक्ट है वो इंश्योरेंस की बात करेगा। क्लियर है, समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं सहायता है, सोशल असिस्टेंस की बात कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं उसे इंश्योर्ड कर रहा है। समझ में आया, क्लियर है, दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हम लोग पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इस एक्ट का नाम लिखा हुआ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, याद कर लेना है, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अब इसकी खासियत क्या है, ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने हेतु है, मतलब टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी। समझ में आया दोस्तों। तो जो ये एक्ट है वो कहीं न कहीं सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और किस लेवल में, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में। समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब ये कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है वो किनको दी जा रही है, तो संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए। क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेट कर देगा कि ये एक्ट, और आया हुआ है ये यूपीएससी में पूछा हुआ है दोस्तों, कि जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम किन क्षेत्र के एम्प्लॉय के लिए आवश्यक है, तो देख देगा असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, असंगठित संगठित दोनों, या इनमें से कोई नहीं। समझ में आया। तो हमें दिमाग में क्या रखना है दोस्तों, कि संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी हो। फॉर द एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्लियर है। इसी तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, बड़ा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में सोचते हैं ये चीज नहीं पूछेगा यार, यही की पॉइंट है इसका। समझ में आ गया,
तो इन सब बातों, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इतना तक दिक्कत। एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, साथ में किस सेक्टर के लोगों के लिए? ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए। अनऑर्गेनाइज के लिए बात नहीं किया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, किन किन कंडीशन में, मतलब किन किन कंडीशन में ये प्रोवाइड करता है। तो लिखा हुआ है बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण मृत्यु या अपंगता जैसी समस्या है। समझ में आया नहीं? समझ? और भी प्रोविजन है, मेन प्रोविजन है ये दोस्तों, और बाकी 8-9 कंडीशन में दिखा दूंगा, अभी चार्ट है बना हुआ है, इसमें आपको याद बस करना है। बाकी इतना समझ में आ रहा है ना कि बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण मृत्यु या अपंगता जैसी समस्या में ये कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे पेपर, तो जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां भी यही सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो अगला हमें चलना है, इसे समझना है। अब देखिए, अब जो हम आपको कंडीशन बताए थे, इसको जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करके समझ के आगे बढ़ेंगे। जो हम आपको बैकग्राउंड इसका बताए थे वो यही लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, घबराइएगा मत कि एक्ट बड़ा हो गया, ऐसे हो गया। भाई देखो यार, टाइम है, पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना। अब सोच लीजिए, अगर थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ अच्छे प्रोविजन छूट जाएंगे, आप क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया, तो क्या करोगे आप? समझ आया नहीं? समझ? इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना होगा। समझ में आया? पढ़ा जाए इसको? ठीक है, ध्यान देना, इधर कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान देना है कि आवश्यकता क्या है, इसकी नीड क्या है। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 वाला है, में स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व लाभ संबंधी कोई प्रावधान नहीं था। जब कोई औद्योगिक श्रमिक बीमारी से ग्रसित होते थे या महिला मातृत्व की स्थिति में होती थी, प्रायः सभी नियोजक उन्हें मजदूरी भुगतान करना बंद कर देते थे। समझ लिए बात को? समझे नहीं समझे? अब देखिए, अब क्या है कि इस बात को हम समझ लिए हैं कि क्या कारण रहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसे कंडीशन क्यों डेवलप हुए। ठीक है, अब देखिए अगली बात क्या कर रहा है। विश्व के विभिन्न देशों में वही बात बताएं कि ILO का गठन हो चुका है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं वेलफेयर की बात करेगा। ठीक है, उसी को बेस बना के विश्व के विभिन्न देश, मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में सामाजिक सुरक्षा हेतु विभिन्न कानून पारित किया जाएगा। ठीक है, और भारत में भी मांग में वृद्धि देखी गई कि भारत में भी ऐसे कानून, ऐसे रूल्स, ऐसे लेजिस्लेशन बनाने की डिमांड देखी गई। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखिएगा दोस्तों, अब क्या कहता है कि विटले, ठीक है, कि अध्यक्षता में 1929 में शाही श्रम आयोग, मतलब रॉयल लेबर कमीशन का गठन किया गया। क्वेश्चन है कि नहीं है? पूछ लेगा कि रॉयल लेबर कमीशन की गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो विटले पूछा हुआ ये सब चीजें। ठीक है, कब की गई थी? 1929 में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 1931 में अपनी रिपोर्ट को दी। समझ रहे? अब देखिए, अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि कब अपनी रिपोर्ट को वो सौंपे थे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में देकर आगे बढ़ना। जिसके अंतर्गत सिफारिश किया गया, जिसके अंतर्गत रिकमेंड किया गया था क्या, कि भारत में औद्योगिक श्रमिकों हेतु, इंडस्ट्रियल श्रमिकों हेतु बीमारी की स्थिति में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया जाना चाहिए। अब देखिए, यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाएगी तो वो शब्दों से खेलती है दोस्तों। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है इंडस्ट्रियल श्रमिक, और किसी तरीके की नहीं कि खेतिहर मजदूर या किसी को। पूछ लेगा कि जो शाही कमीशन है निम्नलिखित में से किसको रिकमेंड किया था। ठीक है ना, तो वो दे देगा कि इंडस्ट्रियल लेबर
ऑल टाइप लेबर, अदर लेबर, जो भी है, इस तरीके से ऑप्शन देगा दोस्तों। ठीक है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल लेबर के लिए बात किया था। और क्या बात किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात की थी। दिमाग में बैठा लेना है इन सब बातों को। क्लियर है? आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में पढ़ लेना है, इसको समझ लेना है। लोगों को समझ में तो आ रहा होगा आई होप, और अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा भाई प्लीज। इधर ही अगर आप लोग जैसे एक लेक्चर ऑलरेडी एक एक्ट पढ़ चुका है, उसमें भी अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो या इसमें होगी तो आपको बता देना है। मेरा ये ध्येय है, मैं ये चाहता हूं कि मैं समझा के आगे बढ़ूं, और अगर समझा के आगे बढ़ूंगा तो निश्चित तौर पे जो पॉइंट आपके दिमाग में आनी चाहिए वो पढ़ के आप जरूर उस पॉइंट को पकड़ पाएंगे। ठीक है, जो की पॉइंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन सब बातों को ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो कमेटी बनी थी, ये अपना रिपोर्ट दे दी, रॉयल कमीशन। अब क्या होता है, 1943 में प्रोफेसर बीपी अदाकर, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, प्रोफेसर बीपी अदाकर विशेष कार्यकारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया, जिसे अदाकर समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने दिसंबर 1944 में सरकार को रिपोर्ट सौंप दिया कि मतलब जो कमेटी, इसके बाद विटले के बाद एक कमेटी बनी, ठीक है, जो वीपी अदाकर की अध्यक्षता में बनी थी। ठीक है, और वो कमेटी 1944 में अपनी रिपोर्ट देती है, किसको? गवर्नमेंट को। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है ये ध्यान देते हैं। अब आगे इसी कंडीशन में आगे बढ़ते हैं। तो इस रिपोर्ट जो अदाकर ने दिया था, अध्ययन मतलब उस रिपोर्ट का अध्ययन मतलब स्टडी करने के लिए आईएलओ के विशेषज्ञ श्री मॉरिस स्टैट एंड रघुनाथ राव, ठीक है, रघुनाथ राव को कार्य दिया गया, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इस रिपोर्ट को स्टडी करें। ठीक है, और किसकी रिपोर्ट की? अदाकर, ना कि श्रम शाही आयोग वाली। अदाकर साहब की जो रिपोर्ट थी उसकी स्टडी की बात करता है। समझ में आया? तो क्या है कि चार नाम हम यहां देख लिए दोस्तों। एक तो विटले का नाम बार बार आएगा पूरे लेबर लॉ में, रट्टा मार लेना है। उनका रिपोर्ट कब बना था, रट्टा मार लेना है। कब गठित हुआ था, रट्टा मार लेना है। आपको दिमाग में लर्न कर लेना है, तैयार कर लेना उस चीज को। ठीक है, उसके बाद अदाकर साहब का, मॉरिस स्टॉक और रघुनाथ राव। कोड आपको बता ही चुका हूं। विटले आया, एमआर था, मतलब विटले जो आया वो एमआर था। क्लियर है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, किसका? गवर्नमेंट का। समझ में आया? तो आपको ये भी पता चलेगा कौन कौन पहले आया। ठीक है, ऊपर नीचे कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विशेषज्ञों ने, जो ये मतलब स्पेशलिस्ट थे, जो एक्सपर्ट थे आईएलओ के, ठीक है, ने योजना का अध्ययन करके कुछ आवश्यक संशोधन मतलब कुछ इंप्लीमेंटेशन किया। ठीक है, उसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन किया कि सिफारिश करते हुए रिपोर्ट को पुनः सरकार को सौंप दिया। मतलब ये दोनों लोग जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ इंप्लीमेंट करके गवर्नमेंट को देते हैं। और मेरे भाई जो गवर्नमेंट है, इसी रिपोर्ट को बेस बना के 1948 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पारित करती है। नहीं करती है? ठीक है, और डेट आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 19 अप्रैल 1948। और कैसे याद करना है डेट ये भी बता चुका हूं। क्लियर है? कोई दिक्कत होगा तो बता देना है। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए दोस्तों कि ये बैकग्राउंड तो हम पढ़ लिए इस एक्ट के, ठीक है, बैकग्राउंड को पढ़ लिए इस एक्ट के। अब हम इसके अंदर जो क्या क्या प्रोविजन है इसको पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना है, बहुत छोटी छोटी, जैसे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि ये सीजनल फैक्ट्रीज को छोड़ के फैक्ट्रियों पे लागू है। ठीक है, और साथ में इसमें इंप्लीमेंटेशन कहां हुआ? जब पहले ये एक्ट आया था तो कोई भी ऐसी फैक्ट्री जिसमें 20 कर्मचारी काम करते थे, जो सीजनल नहीं थी, उसमें ये लागू होता था। लेकिन आज के डेट में ये चेंज कर दिया गया।
आज की डेट में दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं एक रेस्टोरेंट से लेके एक स्कूल से लेके हर जगह लागू है। सिनेमा हॉल, मेडिकल हॉस्पिटल, हर जगह ये एक्ट लागू है। इसका एरिया, इसका दायरा बढ़ता चला गया। समझ गया दोस्तों? इसमें फंड बनाया जाता है तो किस तरीके से वो फंड वर्क करता है, उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन होता है। जो पिछला एक्ट 1923 वाला पढ़े थे उसमें श्रमिकों की कोई कंट्रीब्यूशन की बात नहीं थी, लेकिन इस एक्ट में है कि एम्प्लॉयर की कोई कंट्रीब्यूशन की बात उस एक्ट में नहीं थी, लेकिन इसमें है। ये सब बेसिक डिफरेंस है दोस्तों, इसको समझना होगा, यही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम क्या पाते हैं कि यह कानून केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कि यह कानून सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न समय में विभिन्न क्षेत्रों संस्थानों में फेज वाइज मैनर में लागू किया गया तथा कुछ संशोधनों के साथ आज भी पूरे देश में लागू है। मतलब अब इसको समझना है, इस वर्ड को समझना है कि ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया, इन्फोर्स किया गया दोस्तों। अब यहां लिखा है कि फेज वाइज मैनर। अब इसका मतलब क्या है आगे हम लिख भी दिए हैं, लेकिन अभी समझा देते हैं आपको कि फेज वाइज का मैनर ये होता है कि एक साथ एक ही बार हर जगह लागू नहीं किया गया, कि थोड़े थोड़े एरिया को धीरे धीरे इसमें कवर करते हुए इसको इंप्लीमेंट किया गया। समझ में आया? क्लियर हो गया? बात समझ में आएगा कि नहीं समझ में आया? आगे बढ़े? ठीक है, नहीं आएगा तो आगे समझाया हूं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है दिस लॉ हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लागू किया था, इंफोर्स किया था, इंप्लीमेंट किया था इन डिफरेंट एरियाज और इंस्टीट्यूशंस एट डिफरेंट टाइम। मतलब अलग अलग टाइम में, एक ही बार सब में नहीं, अलग अलग टाइम में, इन फेज वाइज मैनर इवन टुडे विथ सम अमेंडमेंट्स अक्रॉस द इंडिया। मतलब आज भी कुछ अमेंडमेंट के साथ ये लागू है। अब बात को समझिएगा, ये सब की पॉइंट्स है दोस्तों। छोटी सी बात लिखता है कि अब क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे दिया कि 1948 का जो इंश्योरेंस एक्ट है उसके बारे में क्या क्या सही है, कि क्या क्या ट्रू है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे देगा कि होल लेवल इंडिया पे तुरंत इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये फेज वाइज मैनर में लागू किया गया था। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, देखा जाए। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्या कॉन्सेप्ट कहता है इसमें। कहता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इसको समझना है, रट्टा मार लेना, ये दिमाग में बैठा लेना ऐसे कि यह अधिनियम, यह एक्ट सीजनल फैक्ट्री जो होती है को छोड़कर अन्य सभी कारखानों पे लागू है। मतलब दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज, और सीजनल को छोड़ दिया है। समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए, अब एक वर्ड आ रहा है सीजनल फैक्ट्री। तो दोस्तों सीजनल फैक्ट्री जो होती है ना, जो सीजनल फैक्ट्री होती है वो टाइम टू टाइम चलती है। सपोज करिए, सबसे बढ़िया एक एग्जांपल देता हूं आपको, शुगर मिल्स। तो शुगर मिल्स ऐसी है कि जो मतलब 12th मंथ उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, पूरे ईयरली वो नहीं चलती है, 6 महीने चलती है, 6 महीने बंद रहती है। ठीक नहीं ठीक दोस्तों? तो इस तरीके की जो फैक्ट्रियां हैं वहां ये एक्ट लागू नहीं होता है। इस बात को समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई ना? अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, अब जो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दोस्तों, इसके स्कोप और इसके एरिया के बारे में बात करेंगे। मतलब विस्तार एवं क्षेत्र के बारे में कि स्कोप और एरिया क्या है। तो जो सबसे पहला प्रोविजन पाते हैं दोस्त, जो सबसे पहला प्रोविजन पाते हैं, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ के समझाता हूं। यह कानून भारत सरकार ने, अब भारत सरकार लिख रहा मतलब समझिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं लिख रहा है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने फेज वाइज में लागू किया।
यानी एक बार पूरे देश में लागू नहीं किया गया था। मतलब ये एक्ट एक बार में पूरे देश में लागू नहीं किया गया था। बात तो समझा ही चुके थे। अगला समझते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। यह देश के सभी सालों भर चलने वाले कारखानों में लागू होता है। अभी अभी बात किए थे, बात क्या किए थे कि ये एक्ट उन सभी फैक्ट्री पे लागू होगा या उन सभी इस्टेब्लिशमेंट में लागू होगा जो पूरे वर्ष, पूरे ईयर प्रोडक्शन देते हैं या चलते हैं। ये उन कारखानों पे नहीं लागू होगा जो सीजनल है। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सीधे क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा, अब पूछा है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगला क्या कहता है कि यह उन सभी इस्टेब्लिशमेंट अर्थात प्रतिष्ठानों में लागू होता है जहां भी किसी वर्ष 10 या इससे अधिक कर्मचारी नियोजित किए गए हैं। पहले इस बात को समझ लेते फिर आगे वाला बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्या कहता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक्ट उन सभी फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल होगा जहां किसी भी ईयर में 10 या 10 से अधिक व्यक्ति इंप्लॉयड होंगे। मतलब इंप्लॉय कम से कम उसके 10 या 10 से अधिक होंगे। अब ध्यान देना दोस्तों, जब ये एक्ट लागू हुआ था ना 1948 में, तो वहां पाए थे हम लोग कि 20 व्यक्ति कम से कम होना चाहिए, ठीक है। कितने होने चाहिए? 20 व्यक्ति। लेकिन अभी ये इंप्लीमेंट होके कितना हो गया? 10। समझ गए दोस्तों? अभी ये कितना हो गया है? 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये लागू कहां हो रहा है? जहां किसी भी वर्ष में 10 व्यक्ति इंप्लॉयड है, मतलब वहां 10 इंप्लॉय है, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ को छोड़ के। मतलब जो महाराष्ट्र और चंडीगढ़ है, उसे छोड़ के वहां कितनी की आवश्यकता है? अभी भी वहां 20 की बात है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है कि मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकालना है? ये समझिए, कंक्लूजन ये निकालना है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसके लिए रूल बना रही है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ अधिकार होगा, तभी ऐसा हो पाया है पॉसिबल। समझे नहीं समझे? क्लियर है? ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। अभी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या आती है इसको समझेंगे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी इतना दिमाग में आपके होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो पाते क्या है इसमें अदर कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आसानी से पुटअप किया जाता है। कहता क्या है कि उपयुक्त सरकार मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। अभी नहीं पता एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, मैं बाद में समझाया हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूंगा। खैर, अभी इसको समझिए कि उपयुक्त सरकार 6 माह पूर्व सूचना देकर इस कानून को किसी भी कॉमर्शियल कृषि, ठीक है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करेंगे, या औद्योगिक संस्थान में लागू कर सकती है। समझ में आया? राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कि राज्य सरकार कर तो सकती है लेकिन केंद्र सरकार से पहले अनुमति मांगेगी। कि मतलब कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेना पड़ेगा, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट अब ध्यान दीजिएगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, अभी मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन यहां एक डेट दी है 6 मंथ, इसे समझना होगा। अब देखिए, इसको याद कैसे रखना है दोस्तों? अगर याद रखना है तो किसी न किसी से अगर कंपेयर करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो पिछले एक्ट में हम बताए थे, जो ऑक्यूपेशनल डिजीज वाली बात थी दोस्तों, वहां कम से कम श्रमिकों को 6 महीने तक उस फैक्ट्री या उस संस्थान, इंस्टीट्यूशन में वर्क करना चाहिए। वहीं से कनेक्ट कर लीजिए कि उधर 6 महीने ऑक्यूपेशनल डिजीज में था, तो यहां 6 महीने अगर सरकार चाहेगी तो 6 महीने पूर्व नोटिस देके इसको लागू कर सकती है।
ठीक है, तो जो सिमिलर डेज है ना उसको इस तरीके से कंपेयर करके याद कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि हमें पता चल गया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन अप्लाई दिस लॉ इन एनी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन बाय गिविंग 6 month नोटिस। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट पीरियड ऑफ परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए जो यहां एक वर्ड आ रहा है बार बार, यहां जो एक वर्ड आ रहा है दोस्तों बार बार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है अभी हम समझाए नहीं आपको, लेकिन इतना बता देते हैं कि इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट है। और ये कंडीशन कहां से आई दोस्त, देखो यहां केंद्र सरकार भी लिखा हुआ है और राज्य सरकार भी लिखा है, दोनों कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूडेड है कि नहीं। अभी इतना समझ जाइए, यही कॉन्सेप्ट है और आगे लिखा भी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब जान लेना दोस्तों जो अगला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, ये और भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब है लेकिन ये और भी इंपॉर्टेंट है। क्यों कि एक बार किसी संस्थान में वंस दिस लॉ विल बी इंप्लीमेंटेड इन एनी इंस्टीट्यूशन, कि किसी भी संस्थान में किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर ये एक बार एप्लीकेबल हो गया तो भले ही वो संख्या 10 या 20 की बात थी ना, इससे कम भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हमेशा एप्लीकेबल, कि एक बार अगर एप्लीकेबल हो गया तो ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, भले ही वो जो संख्या है वो कम हो जाए। समझे नहीं समझे दोस्तों, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब क्या कर रहा है, एक बार किसी संस्थान में यह कानून लागू हो जाएगा, उसके बाद यदि कर्मचारी की संख्या निर्धारित सीमा से कम हो जाती है तो यह कानून लागू रहेगा, मतलब will remain in force, क्लियर है। तो अच्छी बात है कि नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों जो ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है वो लिख रहा है कि किन किन क्षेत्रों पे ये लागू है, लेकिन एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है भाई, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन किए हैं। और आज के डेट में सिनेमा हॉल, कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोई भी स्कूल है, हॉस्पिटल है, यहां तक कि रेस्टोरेंट तक पे इस एक्ट को लागू कर दिया गया। समझ में आया नहीं दोस्तों, ठीक है। और रेस्टोरेंट वगैरह जब इसको लाया गया तो कहीं न कहीं जो संख्या का कम किया गया ना, जो संख्या को कम किया गया, जैसे पहले 20 थी अब 10 कर दिया गया, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के किया गया था, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए कि कम संख्या कर देंगे तो उसके अंतर्गत बहुत सारे लोग, बहुत सारी प्रमाइसेस आ जाएंगी। रेस्टोरेंट में आप 10-20 लोग तो आराम से काम करते हैं, उनको भी लेगा होटल्स, समझ गए, समझ गए दोस्तों। तो इन सब लोगों को इसमें सम्मिलित, इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है, क्लियर है। तो जो एक इंफोर्समेंट ऑफिसर होता है ये सब चेक करता है। जो आप अभी पेपर पास करके जाएंगे तो ये सब आपके अंडर में आ जाएंगे कि जितने भी आपके एरिया में, आपके फील्ड में जितने भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे सब आपके अंडर में रहेंगे, ठीक है। और जब चाहे जिसको चाहे उसको चेक कर सकते हैं। और ये अगर ये जो भी इसके सपोज करिए जो एम्प्लॉयर है इसके, अगर एम्प्लॉय को सुविधा है, अगर उसको उसकी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, उसके बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, मतलब उनपे पेनल्टीज लगाई जाती है। समझ गए दोस्तों, क्लियर है। तो समझ लीजिए कितने बड़ी नौकरी की तैयारी में आप लोग लगे हैं और आप निश्चित पास होंगे। बस लगे रहना है, मेहनत करना है, विश्वास के साथ जी जान लगा देना है कि भाई हाँ करके रहना है किसी भी कंडीशन में,
समझे नहीं समझे? रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये ध्यान देना, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले ही बता चुका है, इंपॉर्टेंट सब है, पढ़ना सबको है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, कि कब पेपर में कहां से आ जाएगा कोई नहीं जानता। ठीक है, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो ज्यादा से ज्यादा इसके एरिया को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, कि मैक्सिमम इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको कवर किया जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये क्या कहता है, इस कानून के द्वारा भारत सरकार के सैन्य कर्मचारी प्रशिक्षु, मतलब कहीं न कहीं जो ट्रेनी है, ठीक है, सैन्य मतलब सेना से संबंधित, खान कर्मचारी मतलब माइंस, मतलब ये आर्मी हो गया समझ लीजिए, माइंस की बात करेगा, और गतिशील रेल कर्मचारी मतलब रेलवे की बात करेगा। ठीक है, अर्थात रेलवे, रनिंग सेट इत्यादि लाभान्वित नहीं होंगे। इन सब के लिए गवर्नमेंट ने अलग प्रोविजन बनाया है, समझ में आया? ठीक है, तो ये नहीं होंगे, देखिए पता चल गया कौन कौन से होंगे, तो जो नहीं होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे कि नहीं होंगे, पेपर में दे दिया कि इस एक्ट से ये लोग प्रॉफिटेबल होते हैं या लाभान्वित होते हैं, समझ में आया? पहला दे दिया ये, दूसरा ये, तीसरा, तो खोज लेंगे, जो नहीं होगा तो आसानी से टिक मार सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, समझ जाएंगे कि नहीं समझ में जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ा जाए।